आज का जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड आपका आयनिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में और आयनिक रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर यहाँ पे द रिएक्शन अकर्स, द रिएक्शन अकरिंग बिटवीन आयनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी expressed into term expressed in two ways यानी ऐसा रिएक्शन जो आयनिक कंपाउंड के बीच में होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला, अगर मान लो, इफ वी एक्सप्रेस इफ वी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इफ वी एक्सप्रेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in term of molecular formula, then this type of reaction are called molecular reaction। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके टर्म में लिखते हैं, और प्रोडक्ट का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यूज करते हैं। यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को मॉलिक्यूलर फार्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हो आप? मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हो। जैसे सपोज दैट ए, मान लो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन हो रहा है आपका फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड के बीच में। एक मान लो लेट ए रिएक्शन, मान लो कोई एक रिएक्शन है, वो भी आयनिक रिएक्शन, ठीक है। तो आयनिक, सॉरी, मान लो कोई एक रिएक्शन है जो आयनिक कंपाउंड के बीच में हो रहा है। मान लो कौन कौन से आयनिक कंपाउंड है जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो फेरिक क्लोराइड है और स्टेनस क्लोराइड है। ये दोनों जो कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रहा है, आयनिक कंपाउंड के बीच में हो रहा है। देखो, अगर ये जो आयनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, अगर हम क्या करते हैं इस केस में, जिसमें आयनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट क्या है, एक दोनों आयनिक कंपाउंड है, आपका फेरिक क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है और स्टेनस क्लोराइड भी एक कंपाउंड है, ठीक है। अगर दोनों का एक्व सोल्यूशन मिक्स कर दे, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों आयनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? तो फेरस क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। तो आप इस समय ये देख रहे हो कि जो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट को किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो आपका फेरिक क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? FeCl3। और स्टेनस क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? SnCl2, ठीक है। इसी तरीके से फेरस क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? FeCl2। और स्टेनिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? SnCl, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मॉलिक्यूलर फार्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। लेकिन वास्तव में ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन मॉलिक्यूल के बीच में ना हो करके किसके बीच में हो रहा है? वास्तव में ये रियली में आयंस के बीच में हो रहा है, ठीक है। किन किन आयंस के बीच में हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फेरिक आयन है और जो स्टेनस आयन है, ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है।
तो होने पे क्या हो रहा है, जो फेरिक आयन है वो चेंज हो जा रहा है फेरस आयन में, और जो स्टेनस आयन था वो किसमें चेंज हो रहा है, स्टेनिक आयन में चेंज हो रहा है। वास्तव में रियली में क्या हो रहा है, फेरिक आयन और स्टेनस आयन के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप किसी आयन केमिकल रिएक्शन जो आयनिक कंपाउंड के बीच में हो रहा है, ठीक है, अगर क्या करते हो आप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि जो एबव रिएक्शन, जो ए रिएक्शन था आपका, ए रिएक्शन वास्तव में एक्चुअली में किन के बीच में हो रहा है, तो आयंस के बीच में हो रहा है। और भी खास करके अगर जो पर्टिकुलर मैं एग्जांपल दिया हूँ, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फेरिक आयन और स्टेनस आयन के बीच में रिएक्शन हो रहा है। अगर इसी केमिकल इक्वेशन को अगर मैं क्या करता हूँ, आयंस के टर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये जो आपका रिएक्शन होगा क्या कहलाएगा, आयनिक रिएक्शन कहलाएगा। यानी आयनिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हम क्या दिखाते हैं, हम इसमें ये शो करते हैं कि रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है। अगर हम आयन के, ये जो किसी केमिकल इक्वेशन को हम आयंस के फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो, आयनिक रिएक्शन बोलते हो। ठीक है। तो ये जो आपका, ये जो इस इक्वेशन के लिए ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन था, इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को जब हमने आयंस के फॉर्म में लिखा, इस तरीके से लिखा। वैसे यहाँ पे तो एक क्लोराइड आयन भी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आप इसे तोड़ोगे, जैसे मान लो कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन था आपका फेरिक क्लोराइड और प्लस स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, और इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, फेरिक क्लोराइड बना और स्टेनिक क्लोराइड बना। ठीक है। और वास्तव में रियली में ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन हो रहा था आयनिक कंपाउंड के बीच में, और चूंकि आयनिक कंपाउंड को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, इसलिए ये जो केमिकल रिएक्शन था, इस केमिकल रिएक्शन को हमने क्या बोला, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। बट बट वास्तव में यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, आयंस के बीच में हो रहा है। ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस आयनिक कंपाउंड को मैं आयंस के फॉर्म में लिखता हूँ, तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। वास्तव में तोड़े हुए अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, तो ये कंपाउंड किन किन आयन से मिलकर बना है, फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड फेरिक आयन और थ्री क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ। इसी तरीके से ये जो स्टेनस क्लोराइड है, ये स्टेनस आयन और टू क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। ठीक है। अगर इसी तरीके से आप बात करें तो फेरिक क्लोराइड किससे मिलकर बना है, तो फेरिक आयन से और थ्री क्लोराइड आयन से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरीके से आप जो स्टेनिक क्लोराइड है, एसेंशियल स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक आयन और फोर क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है। रियल में क्या हो रहा है, ये जो फेरिक आयन है और जो स्टेनस आयन है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये फेरिक जो आपका, अरे ये क्या था आपका, फेरस फेरस क्लोराइड था। ठीक है, तो यहाँ पे फेरस आयन हो जाएगा। वास्तव में रियली में क्या हो रहा है कि जो फेरस आयन था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टेनस आयन जो था आपका, नहीं यहाँ पे था फेरिक क्लोराइड, यहाँ पे क्या था, फेरिक क्लोराइड, और ये हो जाएगा आपका फेरस आयन। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होने पे क्या मिल रहा है, फेरिक क्लोराइड मिल रहा है, फेरस क्लोराइड मिल रहा है और स्टेनिक क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे रियली में क्या हो रहा है, जो फिर आपका स्टेनस आयन था, इस स्टेनस आयन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे दो इलेक्ट्रॉन इसके और क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो यानी दो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, यानी ये किसमें चेंज हो जा रहा है, स्टेनिक आयन में चेंज हो जा रहा है। ठीक है। ये दो दो इलेक्ट्रॉन थे, तो दो आपके जो ये जो आपका फेरिक आयन था, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें चेंज हो जा रहा है, फेरस आयन में चेंज हो रहा है। ठीक है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे अभी मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने इधर सीएल है, तीन दो पाँच, दो चार दो छः। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अगर मैं टू कर दूँ, टू, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा। तो तीन दूनी छः, छः दो आठ, और दो दो चार दुनिया आठ। अब बैलेंस है। ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो दो जो फेरिक आयन है वो टू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फेरस आयन में चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है। वास्तव में रियली में रिएक्शन क्या किनके बीच में हो रहा था, आयंस के बीच में हो रहा है। अगर आप किसी मॉलिक्यूलर फार्म जो सॉरी जो अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन को आयनिक आयंस के फॉर्म में लिखते हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो, आप आयनिक रिएक्शन बोलते हो। ठीक है, आयनिक रिएक्शन। एक खास बात ये होती है
कि ये जो क्लोराइड आयन है, देख रहे हो, प्रेजेंट तो दोनों साइड है, इधर भी प्रेजेंट है क्लोराइड आयन और इधर भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। चूंकि क्लोराइड आयन देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड भी प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड भी क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये देख रहे हो, प्रेजेंट तो दोनों तरफ है, लेकिन जो क्लोराइड आयन पे निगेटिव चार्ज कितना था, लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे तो -1 था। ठीक है, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में प्रेजेंट क्लोराइड आयन पे चार्ज देखोगे तो -1 था। यानी यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइड आयन में क्लोराइड आयन के ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज में कोई भी चेंजिंग, नो चेंजिंग आ रही है। ठीक है, यानी ये क्या बना हुआ है, दर्शक बना हुआ है। क्योंकि जो पहले था क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन जैसे था वैसे ही रिएक्शन के बाद में भी रह गया। क्लोराइड आयन पहले रिएक्शन के पहले था और क्लोराइड आयन रिएक्शन के बाद भी है। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करने के कारण से एक ऐसा रह गया, दर्शक बन के रह गया। इसलिए यहाँ पे दोज रिएक्शन विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड स्पेक्टेटर लिगेंड। सॉरी, स्पेक्टेटर लिगेंड नहीं यहाँ पे बोलोगे आप, स्पेक्टेटर आयन बोलोगे, यानी दर्शक आयन। दर्शक आयन ऐसा आयन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे आयंस को क्या बोलते हो, स्पेक्टेटर लिगेंड बोलते हो। और किसी भी आयनिक इक्वेशन में स्पेक्टेटर लिगेंड को नहीं लिखा, स्पेक्टेटर आयन को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोर फोर ठीक है, 4 क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे अगर भी रुको, मैं दूसरा पेज लेता हूँ तो थोड़ा बढ़िया से हो जाएगा ना। जब हमारे पास अवेलेबल है पेज, फिर मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा कि फेरिक क्लोराइड और प्लस स्टेनस क्लोराइड क्या बना रहा है, फेरस क्लोराइड बना रहा है और स्टेनस स्टेनिक क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, इस केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से बैलेंस कर लिए। और इसको मैंने, अगर सारे जितने भी आपके यहाँ पे फेरिक क्लोराइड रहा हो या स्टेनस क्लोराइड रहा हो, अगर इसको हम आयंस के फॉर्म में लिखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 फेरिक आयन और 3 दूनी 6 क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयन। ठीक है, इसी तरीके से स्टेनस आयन और +2 क्लोराइड आयन। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 फेरस आयन और 2 दूनी 4 यानी 4 क्लोराइड आयन। और यहाँ पे आपका है स्टेनस स्टेनिक आयन और +4 क्लोराइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, रिएक्शन के पहले भी क्लोराइड क्लोराइड आयन था, इस पे एक निगेटिव चार्ज था, और रिएक्शन के बाद में भी एक क्लोराइड आयन ही रह गया। ठीक है, किसी चीज में चेंज नहीं, किसी अदर सबस्टांस में या किसी अदर स्पीसीज में चेंज नहीं हुआ। जो चार्ज पहले था वही चार्ज यहाँ पर भी है। यानी ये जो स्पीसीज है क्लोराइड आयन ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये दर्शक बन के केवल रह गया। और इसको हमने क्या बोला, स्पेक्टेटर आयन बोला। और जब आप किसी आयनिक आयनिक रिएक्शन जब आप लिखते हो ना, आयनिक रिएक्शन लिखते हो, तो आयनिक रिएक्शन में आपको स्पेक्टेटर लिगेंड नहीं, स्पेक्टेटर आयन नहीं लिखना होता है। क्योंकि इनकी संख्या देखो, इधर 6 क्लोराइड आयन है और इधर 6 और 2, यानी टोटल कितने क्लोराइड आयन थे रिएक्शन से पहले, तो 8 क्लोराइड आयन थे। इसी तरीके से यहाँ पे 4 क्लोराइड आयन, यहाँ पे 4 क्लोराइड, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, ए सॉरी 8 आयन, 8 क्लोराइड आयन प्रेजेंट रह गए रिएक्शन के बाद भी। तो इन दोनों को क्या करते हैं, चूंकि ये स्पेक्टेटर लिगेंड है, उनको हमको लिखना भी नहीं है आयनिक रिएक्शन में, तो इनको क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों से कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा एक यूनिट आयनिक इक्वेशन बनेगा, आयनिक रिएक्शन बनेगा, और क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इस आयनिक रिएक्शन से हमें पता चल रहा है रिएक्शन आयन के बीच में हो रहा है, और इससे भी साफ साफ पता चल रहा है कि वो आयंस कौन कौन से हैं जिनके बीच में रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हो गए। ठीक है, ओके। अगर आप ये बात करते हो, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा क्या, कि आयन आयन इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन एंड, ठीक है, एंड आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन एंड आयन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ये अब अपना जो अपना अलग अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन हॉफ रिएक्शन
एंड आयन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। चूंकि आप ये जानते हो जो कोई रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से को ऐड करने पे आपको मिलता है। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। ठीक है। अगर आप ये बात करते हो कौन कौन से रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और रिडक्शन रिएक्शन होता है, और दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली अकर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों एक साथ होते हैं। अगर इफ एन आयनिक इफ एन आयनिक रिएक्शन if in ionic reaction only oxidation or only reduction reaction only reduction reaction occurs only reduction reaction occurs, then it is called क्या कहलाता है, called ion electron of reaction। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आयनिक रिएक्शन, किसी आयनिक रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा हो, या किसी आयनिक रिएक्शन में केवल रिडक्शन रिएक्शन हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो, आयन इलेक्ट्रॉन हॉफ रिएक्शन। जैसे सपोज दैट आप मान लो कि यहाँ पे जो जिंक है आपका, जिंक जो है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक आयन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज करेगा। तो ये देखो ये जो रिएक्शन है आपको यहाँ पे देखो केवल क्या है, आपके आयन दिख रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पे कहीं पर भी आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि किसी स्पीसीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी इस रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको शो हो रहा है। यानी ये जो रिएक्शन है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका, इसी तरीके से अगर मान लो कि क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में अगर चेंज हो जा रहा है इस तरीके से, तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में केवल क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी ये भी क्या है, एक प्रकार का हाफ हाफ रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, हाफ रिएक्शन है। चूंकि इसमें क्या कर रहा है, आयन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इससे आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इक्वेशन इज एन रिडक्शन आयन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो कि क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन आयनिक रिएक्शन, इन आयनिक रिएक्शन। तो वो कौन सा मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया है भाई, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि जो मैग आपका मैग्नीज ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MnCl2। ठीक है, प्लस H2 प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, रिलीज हो रही है। अब इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है आपका बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, देखो ये चूंकि ये जो रिएक्शन है किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि यहाँ पे MnO2 क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैग्नीज ऑक्साइड, और यहाँ पे जो HCl है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी आपको यहाँ पे सबस्टांस दिख रहे हैं, जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिख रहे हैं, वो किसके रूप में रिप्रेजेंट किए हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ किसके टर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को मुझे किस में चेंज करना है, आयनिक रिएक्शन में। तो आयनिक रिएक्शन में आप जानते हो कि क्या करते हैं हम, केवल वो आयन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम केवल लिखते हैं। ठीक है, बाकी को हटा देते हैं। तो देखियो
अगर आप ये देखते हो कि मैग्नीज ऑक्साइड, आपको पता है कि मैग्नीज ऑक्साइड देखो, जो कंपाउंड आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, क्या नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं, उसे आप नहीं ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, ये ब्रेक डाउन, नो ब्रेक डाउन, इसका कोई भी ब्रेक डाउन आप नहीं कर सकते हो ये मैग्नीज ऑक्साइड। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो मैग्नीज ऑक्साइड को, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड टूटता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको नहीं टूट सकता, अब ये तो टूटेगा नहीं तो फिर मेरी मजबूरी है कि यार मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे को ऐसा ही लिखूंगा, ठीक है, जैसे है वैसे ही लिखूंगा। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसको तोड़ा जा सकता है। वास्तव में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह ये प्रोटॉन और क्लोराइड आयन के कम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको पता है वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे ये चायन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रो सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको तो मेरी मजबूरी है, मैग्नीज ऑक्साइड को मैं ऐसे को ऐसा ही लिखूंगा क्योंकि ये टूट ही नहीं रहा है, ब्रेक डाउन इसका हो रहा है। लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसको आप तोड़ोगे, फोर मालिक्यूल है ना, यानी फोर मोल है, तो फोर मोल आपको मिलेंगे एच आयन और फोर मोल मिलेंगे क्या, क्लोराइड आयन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये जो मैग्नीज क्लोराइड ना, दिस कंपाउंड इज एन आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड है तो इसको क्या कर सकते हो, आयंस के फॉर्म में आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा कि इस तरीके से, ठीक है, टू क्लोराइड आयन मिलेगा। देखो H2O जो होता है, H2O इज आयन कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन नहीं, आयंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। देखो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बने होते हैं उसे बोलते हो आयनिक, आयन आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलके बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बने होते हैं उसे बोलते हो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयन से, जो कंपाउंड आयन से मिलके बने होते हैं उसे क्या बोलते हो, आयनिक कंपाउंड बोलते हो, ओके। तो H2O को तो आप, तो देखो H2O जो है कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो, अब उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो वाटर को तो मुझे, मेरी क्या है, मजबूरी है, जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसे आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्लोराइड, देखो जो क्लोरीन गैस है ना, वो दो क्लोराइड, दो क्लोरीन एटम से मिलकर बना हुआ, इसे भी आप नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। तो थोड़ा उनको यहाँ पे जाएगा जो आयनिक कंपाउंड होंगे, तो यहाँ पे मेरी मजबूरी होगी कि मैं इसको ऐसे को ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, इधर फोर क्लोराइड आयन है, इधर टू क्लोराइड आयन है, तो अगर मैं इसे कहूँ कि इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस टू क्लोराइड आयन हो जाएगा, इधर फोर क्लोराइड आयन है तो क्या बचेगा, टू क्लोराइड आयन बचेगा, ठीक है। और इधर देखो, इधर प्रोटॉन है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर इधर तो प्रोटॉन तो है नहीं, तो प्रोटॉन मैं इसको, अब इसको देखो, यहाँ पे जो जो कैंसिल आउट करने लायक होगा मैं उसको कैंसिल आउट कर दूंगा। तो वैसे यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है ना स्पेक्टेटर लिगेंड है, सॉरी स्पेक्टेटर आयन है, तो इसको मुझे हटाना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि नंबर्स बैलेंस नहीं है, इधर फोर क्लोराइड आयन है, इधर टू क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे टू क्लोराइड आयन आपको लेफ्ट हैंड साइड बच जाएंगे, तो मैं इसको फिर से रीअरेंज करके लिखूंगा, सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो क्या मिलेगा आपको, फोर प्रोटॉन और प्लस टू क्लोराइड आयन, और एक किसमें चेंज हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या आपका कहलाएगा, आयनिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको मैंने किसमें ये जो देखो जो पहले दिया था वो किस फॉर्म में दिया था, मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया था, और अब जो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये सपोज दैट आपका एक कोई केमिकल मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन किन के बीच में दिया है, यहाँ पे दिया है बेरियम क्रोमेट का रिएक्शन करवा रहा है, बेरियम क्रोमेट का रिएक्शन करवा रहा है आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, और प्लस आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। तो रिएक्शन के बाद में कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे,
तो आपकी प्रोडक्ट दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस दिया है 3I2 दिया है, और प्लस क्या दिया है आपका 6 पोटेशियम क्लोराइड, और क्या दिया हुआ है आपका 2 क्रोमियम क्लोराइड, 2 क्रोमिक क्लोराइड, ठीक है। और आपका दिया है 8H2O। देखो, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट हो गया आपका, ये तीनों रिएक्टेंट हो गए, तीनों रिएक्टेंट को मॉलिक्यूलर फार्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया, और प्रोडक्ट साथ में साथ, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को भी मॉलिक्यूलर फार्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि इस मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को ही किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको जहां जहां पर आप इसे तोड़ सकते हो उसे आप तोड़िए, ठीक है। तो वास्तव में जो बेरियम क्रोमेट होता है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा तो ये किस तरीके से टूटेगा, तो बेरियम आयन में और प्लस क्रोमेट आयन में, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से टूटेगा। और साथ में जो पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज आल्सो एन आयनिक कंपाउंड, तो 6 पोटेशियम आयन और 6 आयोडाइड आयन, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तोड़ोगे तो 6 प्रोटॉन आपको मिलेंगे, 16 प्रोटॉन मिलेंगे और 16 क्लोराइड आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। और देखो, बेरियम क्लोराइड भी आप तोड़ सकते हो, दिस इज आल्सो एन आयनिक कंपाउंड, तो इस तरीके से टूटेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे इसको भी तोड़ोगे तब ऐसा आपको मिलेगा। और क्रोम जो यहाँ पे क्रोमिक क्लोराइड है, क्रोमिक क्लोराइड भी आपका एक आयनिक कंपाउंड है, इस तरीके से आपको टूटेगा। देखो यहाँ पे एक क्रोमिक क्लोराइड में कितने क्लोरीन एटम है, तो 3 है, तो 2 में कितने होंगे, 6 होंगे, तो यानी कि 6 क्लोराइड आयन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपाउंड का होता है, न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो 2, यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या है, जो क्रोमिक क्लोराइड है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे H2O को तो आप तोड़ नहीं सकते, तो H2O तो आपकी मजबूरी है, जैसे है वैसे ही रखना पड़ेगा। साथ में आप देखते हो कि यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है क्या है, यहाँ पे क्लोराइड आयन था, इधर भी क्लोराइड आयन है, ठीक है। यानी क्लोराइड आयन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, तो यानी जो यहाँ पे क्या हुआ आपका क्लोराइड आयन है वो क्या है, स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर दर्शक आयन, ठीक है। इसको मुझे क्या करने हैं, हटाने हैं। तो आप देख लो पहले नंबर तो कितने हैं, इधर टोटल कितने, लेफ्ट हैंड साइड कितने टोटल क्लोराइड आयन है, तो 16 क्लोराइड आयन है। यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड कितने क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 6 8 हो गया, और 8 6 कितना हो गया, 8 6 14 हो गया, ठीक है। तो 14 हो गया, तो हम्म, अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी की है, बेरियम पर यहाँ पे टू, तो सॉरी, यहाँ पे बैलेंस नहीं था, एक केमिकल इक्वेशन थोड़ा देखो ना, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। बाकी अब जो है, अब बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस है तो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। अब काउंट करो, देखो, अगर आप बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड कितना क्लोराइड आयन है, तो 16 है, ठीक है, 16 क्लोराइड आयन। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड बात करें तो कितने क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे देखो 4, इधर है आपका 6, 10 हो गया, और इधर फिर 6 है, तो 16 हो गया। यानी क्लोराइड आयन की संख्या इक्वल है, इसलिए सबको मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, और कुछ कैंसिल आउट करने लायक है क्या, तो हम्म, क्रोमिक आयन, देखो 2 बेरियम आयन है, इधर भी 2 बेरियम है, कैंसिल आउट कर दिए। और प्रोटॉन तो इधर नहीं है, आयोडाइड आयन इधर नहीं है, आपको दिख रहे हैं कहीं पे, पोटेशियम आयन
पोटेशियम आयन तो कैंसिल आउट होना चाहिए। हाँ देखो, 6 पोटेशियम है ना, 6 पोटेशियम आयन कैंसिल आउट हो गया। बाकी कहीं पर भी दोनों साइड कोई भी कॉमन आयन आपको नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टू, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे। यहाँ पे क्या बचा, तो पोटेशियम आयोडाइड, अच्छा आयोडाइड आयन बचा, प्लस 16 प्रोटॉन हो गया आपका। इधर क्या हो गया आपका, प्लस 8 H2। ठीक है, 8 H2O प्लस I2 भी था वो ना। हाँ यहाँ पे 3 I2 था, तो 3 I2 इधर मुझे लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे I2 मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे I2 भी लिख दिया, +3 I2। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है आपका किसके टर्म में है, आयंस के टर्म में है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, आयनिक रिएक्शन। तो हमने क्या किया, मालिक्यूलर रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करने का तरीका कैसे होता है, कैसे कौन से स्टेप आप फॉलो करते हो, तो मैं इसको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे, एक मिनट, सही है। ठीक है, जैसे मैं क्या बता रहा था, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि देखो, इधर 2 क्रोमियम, देखो कितने क्रोमियम एटम है, तो 2 क्रोमियम एटम, इधर भी 2 क्रोमियम एटम। इधर आपको 8 ऑक्सीजन है, इधर भी आपको 8 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। इसी तरीके से 6 प्रोटॉन है, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम। क्या है यहाँ पे देखो, 8, यहाँ पे क्या है, 8 प्रोटॉन, 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 6 आयोडाइड आयन है, यहाँ पर भी 6 आयोडीन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो कितने निगेटिव चार्ज हो गए, यहाँ पे 4 निगेटिव चार्ज, माइन टोटल, यहाँ इस टोटल में कितना निगेटिव चार्ज है, 2 क्रोमेट आयन में कितना निगेटिव चार्ज है, तो 4 निगेटिव चार्ज, इधर +-6, 6 और निगेटिव चार्ज हो गया, माइनस मानी 10 निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, 10 निगेटिव चार्ज और आपका 16 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज इधर आपका नेट है, और इधर कितना है, तो यहाँ पे टू क्रोमिक आयन में कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो 6 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि एक क्रोमिक आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो 2 क्रोमिक आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, 6 प्लस, और बाकी कहीं पे तो है नहीं चार्ज। तो यहाँ पे देख लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके क्या है, चार्ज भी बैलेंस है, और प्लस में नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस है, यानी ये जो है आपका बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन है, बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। तो ये चीज आपको ख्याल रखना, अगर देखो, अगर आपको चेक करना हो ना कि जो मैंने आयनिक रिएक्शन लिखा है, ये आयनिक रिएक्शन सही है कि गलत है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि ये जो आपको नेट आयनिक रिएक्शन मिलेगा, ये आपको बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड का मतलब नंबर ऑफ एटम जितने राइट हैंड साइड होंगे उतने ही लेफ्ट हैंड साइड भी नंबर ऑफ एटम होंगे। चार्ज में लेफ्ट हैंड साइड जितना चार्ज होगा उतना ही राइट हैंड साइड भी चार्ज होगा। ठीक है, तब ये रिएक्शन अगर ऐसा हो रहा है, सिचुएशन ऐसा होता है, तो आप ये समझो कि यहाँ पे जो आपने आयनिक रिएक्शन लिखा वो क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, आप ही चलते हैं। एक और प्रॉब्लम है मेरे पास। प्रॉब्लम ऐसा है कि एक आपको दिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, चेंज क्या करने को बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, मैं लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। तो कह रहा है कि दी आयनिक इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, आयनिक इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, आयनिक इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक आपका कोई आयनिक इक्वेशन
देखो यहाँ पे कह रहा है दी आयनिक इक्वेशन ऑफ दी आयनिक इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, तो यहाँ पे देखो वास्तव में आप इसको ऐसे लिखते हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस प्रोटॉन, और ये चेंज हो रहा है H2O और प्लस CO2 में। तो आप ये देखते हो ये जो आपको एक केमिकल इक्वेशन दिया है, एक केमिकल इक्वेशन आयनिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में आयंस आपको दिख रहे हैं, आयंस के फॉर्म में लिखा है, सो दिस रिएक्शन इज एन आयनिक रिएक्शन। ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन के टर्म में इसे, यानी इस आयनिक रिएक्शन को हमको किसमें चेंज करना है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आपको पता है कि यहाँ पे किसी किन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन आपको करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो आयनिक रिएक्शन दिया है ना, ये आयनिक रिएक्शन किसके ये जो आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन किसके लिए दिया है? ये रिएक्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होता है, तो वहां पे जो आयंस पार्टिसिपेट करते हैं वही केवल आयंस को यहाँ पे लिया गया है, यानी ये आयनिक रिएक्शन लिख दिया गया है। इसको मुझे किसमें चेंज करना है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन में लिख चेंज करने के लिए आप देखो, ये जो आपको लिखा है बाइकार्बोनेट आयन, क्या लिखा है? बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन में इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और भी आयन रहे होंगे। ठीक है। जो स्पेक्टेटर लिगेंड का काम करने के कारण से क्या होगा, उनको यहाँ पे नेट आयनिक रिएक्शन में जगह नहीं दिया गया। ठीक है। तो बाइकार्बोनेट के साथ में कौन सा आयन रहा होगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब हुआ यहाँ पे सोडियम आयन भी रहा होगा, लेकिन वो जो सोडियम आयन है वो स्पेक्टेटर आयन का काम करने के कारण उनसे नेट रिएक्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? दो बाइकार्बोनेट है, तो अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको पता है कि प्रोटॉन होता है और क्लोराइड आयन होता है, यानी क्लोराइड आयन भी यहाँ पे देखो इस पूरे केमिकल इक्वेशन में कहीं पर भी क्लोराइड आयन नहीं लिखा गया, यानी क्लोराइड आयन भी स्पेक्टेटर लिगेंड का काम कर रहा होगा। ठीक है। तो ऑन राइटिंग द स्पेक्टेटर आयन ऑन दी एलएचएस, on writing the spectator ion in LHS, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पेक्टेटर लिगेंड है, जो यहाँ पे नेट आयनिक रिएक्शन में नहीं रिप्रेजेंट किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो स्पेक्टेटर लिगेंड थे, तो उनको हम नेट आयनिक रिएक्शन में जगह नहीं दिए। तो आप, लेकिन अब हम क्या करेंगे, चूंकि इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्टेटर जो आयन है उसको हम एलएचएस साइड में लिख रहे हैं। ठीक है। तो कैसे लिखोगे? देखो बाइकार्बोनेट के साथ में कौन सा आयन रहा होगा? तो सोडियम रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम, यानी सोडियम आयन था। ठीक है। तो सोडियम आयन हो गया, प्लस यहाँ पे ए वाला आयन तो आपका बाइकार्बोनेट आयन तो था ही, प्लस में हाइड्रोजन के साथ क्या रहा होगा? स्पेक्टेटर आयन, तो आपका रहा होगा क्लोराइड आयन। ठीक है। तो ये आपका हुआ। देखो हमने क्या किया, स्पेक्टेटर आयन को एलएचएस साइड में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो ऑन राइटिंग स्पेक्टेटर लिगेंड ऑन इन आरएचएस, यानी अब क्या है, अगर हमने स्पेक्टेटर आयंस को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है, तो आपको राइट हैंड साइड भी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? देखो H2 हो गया, CO2 हो गया। अब स्पेक्टेटर आयन कौन कौन थे? एक सोडियम आयन था और दूसरा क्या था? क्लोराइड आयन था। ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पे ये दोनों आयन को आप इसे यहाँ पे जगह दोगे। ठीक है। क्योंकि अगर इधर स्पेक्टेटर आयन है तो इधर भी स्पेक्टेटर आयन होगा, और संख्या उनकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इधर अगर एक सोडियम आयन था, इधर भी एक सोडियम आयन होना चाहिए, और इधर एक क्लोराइड आयन था तो इधर भी एक क्लोराइड आयन होना चाहिए, क्योंकि नंबर भी सेम होने चाहिए ना, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो हम उसे कैंसिल आउट करेंगे। यानी इस तरीके से रहा होगा। अब दोनों को अगर हम इक्वेशन को जोड़ देते हैं, देखो ए एलएचएस साइड था तो इसे हम एलएचएस साइड में लिखेंगे, इसे ए आरएचएस है तो इधर आरएचएस लिखेंगे। तो आपका दोनों को ऐड करने पे कैसा केमिकल आयनिक रिएक्शन बनेगा? तो इस तरीके का।
H2O प्लस CO2 और प्लस यहाँ पे सोडियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है। जो राइट लेफ्ट हैंड साइड था यानी ए वाला, मैंने इधर लिख दिया, और जो आपका राइट हैंड साइड था वो मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया। ठीक है। आप इसको दोनों को ऐड करो, दोनों को कंबाइन करो, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे एक सोडियम आयन और एक बाइकार्बोनेट आयन मिलकर के सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिए, एक प्रोटॉन और एक क्लोराइड आयन मिलकर HCl बना लिए। इसी तरीके से H2O तो H2O ही रहेगा, CO2 तो CO2 ही रहेगा, और प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये जो रिएक्शन है बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस है, दिस इक्वेशन इज एंड ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है। और चूंकि इस रिएक्शन में हमने क्या किया, रिएक्टेंट रहा हो चाहे प्रोडक्ट रहा हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को हमने क्या किया, दोनों को मॉलिक्यूलर फार्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट किया है, रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को। सो दिस रिएक्शन इज क्या है आपका, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, एक और प्रॉब्लम लेता हूँ। वो अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कि बोल रहा है कि द रिएक्शन अकरिंग, द रिएक्शन अकरिंग बिटवीन, किसके किसके बीच में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस, फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इज रिप्रेजेंटेड, इज रिप्रेजेंटेड इन आयनिक फॉर्म एज, इन आयनिक फॉर्म एज, कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया आपका Cr2। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ भाई आयनिक रिएक्शन को। सॉरी, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। ठीक है। और +2 क्रोमिक आयन, +7 ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप ये देखो कि क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन है जो किन के बीच में हो रहा है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हो रहा है। ठीक है। यानी इसमें तीनों रिएक्टेंट का काम कौन 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 कर रहा है, तीन रिएक्टेंट का काम। एक रिएक्टेंट आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट, तीसरा रिएक्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और इनके बीच में जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन किसके टर्म में लिखा गया है, तो आयनिक रिएक्शन के टर्म में लिखा गया है, आयनिक रिएक्शन। ठीक है। अब इस आयनिक रिएक्शन को मुझे किस में चेंज करना है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, डाइक्रोमेट आयन दिया है, डाइक्रोमेट आयन। इधर क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है, और इधर क्या दिया है, फेरस आयन दिया है। लेकिन अगर आप बात करते हो रिएक्शन के लिए किन किन में होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम यानी यहाँ पे पोटेशियम को गायब किया गया है। और गायब क्यों किया गया, यानी इसका मतलब हुआ कि जो पोटेशियम आयन था वो क्या कर रहा है, स्पेक्टेटर आयन कौन कौन है भाई इसमें, स्पेक्टेटर आयन के रूप में आपका पोटेशियम आयन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो था लेकिन नेट आयनिक रिएक्शन में नहीं लिखा गया। इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो स्पेक्टेटर आयन का काम कर रहा था, उसे कैंसिल आउट कर दिया गया। इसी तरीके से फेरस आयन है, यहाँ पे क्या है, फेरस आयन है, यानी जो फेरस आयन था, यानी फेरस आयन तो स्पेक्टेटर आयन का काम नहीं कर रहा था। ठीक है। बचा हुआ यहाँ पे है सल्फेट। भाई सल्फेट कहाँ गया, सल्फेट भी नहीं है, यानी सल्फेट भी क्या कर रहा था यहाँ पे, स्पेक्टेटर आयन का काम कर रहा था। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन है,
सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटता है तो आपको पता है H2SO4, जब ये वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो ये कैसे टूटता है, टू प्रोटॉन में और प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, यानी अब मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ कि स्पेक्टेटर आयन में सल्फेट आयन भी है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ऑन एडिंग, ऑन राइटिंग स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन इन LHS, ठीक है, आप क्या करो, स्पेक्टेटर आयन को LHS साइड में ऐड कर दो। ठीक है, तो कैसे, अगर आप राइट करते हो तो कैसे करोगे, देखो, अब देखो, ये क्या है, इस, ये जो आपका डाइक्रोमेट आयन है इसके ऊपर है दो निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें अब इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा स्पेक्टेटर आयन रहा होगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब पोटेशियम आयन रहा होगा। तो चूंकि यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज है, और आप जानते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, टू पोटेशियम आयन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर टू पोटेशियम आयन रखोगे तो इधर दो पॉजिटिव चार्ज, इधर दो नेगेटिव चार्ज, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, K2Cr2O7 बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखो, ऐसे टू पोटेशियम आयन इसलिए लिखा गया क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। यहाँ पे आप इसको, ये तो जब टूटेगा तो टू पोटेशियम आयन मिला होगा, यहाँ पे इसलिए मैं लिख दिया। ठीक है, प्लस में देखो हाइड्रोजन आयन के करस्पॉन्डिंग क्या रहा होगा, सल्फेट आयन रहा होगा। ठीक है, तो सल्फेट आयन देखो, दो फोर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फोर पॉजिटिव चार्ज तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, फोर प्रोटॉन प्लस में टू सल्फेट आयन, क्योंकि एक सल्फेट आयन पे दो निगेटिव चार्ज है, दो सल्फेट आयन पे फोर निगेटिव चार्ज, तो फोर फोर पर ये क्या बन जाएगा, फोर, अभी टू मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस में सिक्स, क्या है, सिक्स फेरस आयन है। अब फेरस सल्फेट रहा था ना, फेरस सल्फेट, यानी सल्फेट आयन यहाँ पे गायब, सल्फेट आयन गायब है। तो देखो, एक फेरस सल्फेट में एक आपका फेरस आयन होता है, और एक क्या होता है, सल्फेट आयन होता है। तो सिक्स, सिक्स है तो इसको भी सिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिक्स सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये आपका हो गया जब आपने राइट किया स्पेक्टेटर आयन को इन दी LHS। ठीक है, इसी तरीके से आप RHS की बात करते हो, RHS साइड में आपको स्पेक्टेटर आयन अगर आप लिखते हो तो कैसे बनेगा, तो देखो, ये जो सिक्स फेरिक आयन है ना, सिक्स फेरिक आयन, सिक्स फेरिक आयन, तो आप देखो तो फेरिक आयन के करस्पॉन्डिंग रहा होगा यहाँ पे, फिर वास्तव में बना होगा फेरिक, क्योंकि आपको पता है जो, सो डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, फेरस आयन को किसमें चेंज कर देता है, फेरिक आयन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक फेरस सल्फेट रहा होगा तो यहाँ पे भी फेरस सल्फेट ही रहता है। ठीक है, तो कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए भाई इधर, 18 है। अब 18 पॉजिटिव चार्ज करने के कारण से यहाँ पे आपको 18 निगेटिव चार्ज लाने हैं, और 18 निगेटिव चार्ज कैसे लाके, नाइन सल्फेट आयन, नाइन सल्फेट आयन। ठीक है, तभी ये बनेगा, ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कितना बनेगा आपको, थ्री मालिकुला फेरिक सल्फेट। ठीक है, और प्लस में क्रोमिक, देखो यहाँ पे आपको क्रोमिक सल्फेट बना होगा। ठीक है, यानी टू, कितने पॉजिटिव चार्ज, तो सिक्स पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे सिक्स नेगेटिव चार्ज लाने के कारण यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक सल्फेट पे तो दो नेगेटिव चार्ज होता ही है, इसको छह करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू करना पड़ेगा। ठीक है, और H2O तो भाई H2O है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अब ये देखो, ये मान लो इक्वेशन आपका, ये मान लो इक्वेशन आपका फर्स्ट है, और ये मान लो इक्वेशन आपका सेकंड है, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ऑन एडिंग
एडिंग किसको करने पे, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या बनता है आपका। देखो जो एलएचएस साइड था, ए आपका एलएचएस साइड वाला था, एलएचएस साइड ए क्या था आपका, आरएचएस साइड वाला था। एलएचएस को एलएचएस में रखते हैं और आरएचएस को आरएचएस में रखते हैं। तो टू आपका बनेगा, टू पोटेशियम आयन प्लस आपका इस तरीके से। लो, ठीक है, ये आपका रुका हुआ रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, टू पोटेशियम आयन और एक डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, क्रोमेट आयन, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या बनता है, K2 Cr2। यहाँ पे Cr2 रहा होगा ना, हाँ यहाँ पे Cr2 है तो Cr2 होगा भाई ये, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक मालिकुला पोटेशियम K2Cr2 7, ठीक है। और देखो, 4 प्रोटॉन और 2 सल्फेट आयन मिलकर क्या बनेंगे, H2SO4। लेकिन यहाँ पे 2 होगा, 2 मालिक्यूल, ठीक है। इसी तरीके से देखो, 6 फेरिक आयन और 9 सल्फेट आयन मिलकर क्या बनेंगे, फेरिक सल्फेट आपका बनेगा। फेरिक सल्फेट का फार्मूला आपका, यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे 6 आया था ना, तो 6 यहाँ पे यानी 3 रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करने पे ये बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो, अच्छा ये देखो अभी क्या है कि यहाँ पे ए जो लिखा था मैं इसको लिखा ही नहीं, तो इसको जब लिखोगे तो फेरस सल्फेट 6 है ना, तो यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। और ए आपका इस तरीके से, ए प्रोडक्ट साइड में, ए आरएचएस साइड वाला है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, 2 और 2। अरे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो सल्फेट आयन पे मैंने 3 निगेटिव चार्ज लिख दिया, यहाँ पे होता है 2 निगेटिव चार्ज। 2 निगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे देखो 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 6 पॉजिटिव चार्ज और 3 दूनी 6 6 निगेटिव चार्ज। ये दोनों आपस में कंबाइन क्या बनाएंगे, देखते हैं। क्रोमिक सल्फेट ना, क्रोमिक सल्फेट में यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है, सही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 7H2। ये जो इक्वेशन है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, ये जो क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन के लिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इस जो आयनिक रिएक्शन था, इस आयनिक रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज योर आंसर, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम बहुत हो जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस हम भरपूर करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। हमारा जो प्रैक्टिस हो क्या हो, परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग कॉपर मेटल, कॉपर मेटल को हीट किया जाता है, ठीक है। ऑन हीटिंग कॉपर मेटल, ठीक है, विथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हीट करने पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू, आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू, भाई ये यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग आयनिक रिएक्शन, फाइंड आयनिक रिएक्शन। वो आयनिक रिएक्शन कौन सा है, तो इसमें दिया है कॉपर प्लस नाइट्रेट आयन NO3, निगेटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से, प्लस 4 प्रोटॉन
यहाँ पे चेंज हो जा रहा है क्यूप्रिक आयन में, सॉरी हाँ क्यूप्रिक आयन में 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और प्लस में 2H2 बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। इस इक्वेशन को, जो आयनिक इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखो, मेटल, एक कॉपर मेटल, कॉपर मेटल किसके साथ में हीट किया जा रहा है, कॉपर मेटल को हीट किया जा रहा है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो यहाँ नहीं, जो HNO3 है ये दो आयन से मिलकर बना है। जब इसे वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या मिलता है, प्रोटॉन प्लस नाइट्रेट, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन तो इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चूंकि देखो, ओके, और किस देखो, प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मालिक्यूलर रिएक्शन, मालिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे। तो आप आपको ऐसा करना पड़ेगा कि देखो, यहाँ पे मैं, सिंपल है लिखना इसको, लेकिन मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से बताना चाहता हूँ। देखो, कॉपर तो भाई आप कॉपर में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है, नाइट्रिक, देखो कॉपर का रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। आपको प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, देखो कॉपर जो पहले था वो कॉपर किस में चेंज हो जा रहा है, ऊपरी कान में चेंज हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ में कोई निगेटिव चार्ज पार्टनर रहा होगा, क्योंकि ठीक है आयन तो सोल्यूशन, क्या है इसके साथ में कोई निगेटिव चार्ज पार्टनर रहा होगा, ठीक है। और कौन सा रहा होगा, इधर भी आपका क्या है, इधर नहीं कुछ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे कोई भी निगेटिव चार्ज आपके राइट हैंड साइड में नहीं लिखा हुआ है। यानी यहाँ इधर से आपका कोई निगेटिव चार्ज आयन मिसिंग है। वो मिसिंग इसलिए है क्योंकि वो जो आयन था, वो आयन कहीं ना कहीं स्पेक्टेटर आयन का काम कर रहा था। इस कारण से इसे कैंसिल आउट करना पड़ा, और वो आयन वास्तव में रहा था नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है। आप कहोगे कि नाइट्रेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट क्यों रहा, यहाँ पे तो है। अगर यहाँ पे आयनिक रिएक्शन में लिखा हुआ है नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन भला कैसे काम कर सकता है स्पेक्टेटर आयन का, चूंकि देखो स्पेक्टेटर आयन का काम नाइट्रेट आयन कर रहा है, लेकिन उनकी संख्या जो दोनों साइड थी, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, वो अलग अलग थी। इसी कारण से वो कंप्लीटली न्यूट्रल, मतलब कंप्लीटली उसे आप रिमूव नहीं कर पाए, ठीक है, एक साइड आपका बच गया। तो वास्तव में यहाँ पे जो, अगर मैं कहूँ कि राइट हैंड साइड में क्यूप्रिक आयन के साथ में कौन सा पार्टनर रहा होगा, तो नाइट्रेट आयन ही रहा होगा, ठीक है। जो आपका किस कैसा काम कर रहा था, स्पेक्टेटर आयन का काम कर रहा था। तो देखो, कॉपर, कॉपर तो ठीक है, नाइट्रेट लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, HNO3 होना चाहिए, ठीक है, यानी नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। तो देखो, दो नाइट्रेट आयन है, दो नाइट्रेट आयन आए कहाँ से, तो दो नाइट्रेट आयन इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे रहा होगा दो नाइट्रिक, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड को जब इस तरीके से टूटेगा तो क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। 2 नाइट्रेट आयन 2 प्रोटॉन मिलेंगे, यानी यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 2 प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे साथ में, ओके, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि आप ये देखते हो कि देखो, ये आपका यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि कॉपर को हीट किया जा रहा है विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड तो कोई यहाँ पे कॉपर हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 नाइट्रेट आयन लिखा है, 4 प्रोटॉन लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर इन दोनों को ऐड करते हो ना, तो देखो 2 नाइट्रेट आयन और 2 प्रोटॉन आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड, लेकिन 2 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, आपके बच जाएंगे। वो दो यहाँ पे, यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्रोटॉन बच जा रहा है, यानी इधर क्या रहा है, कुछ आयंस बच जा रहा है, जबकि इधर आयंस नहीं बचने चाहिए। मॉलिक्यूलर में तो आयंस पार्टिसिपेट करते नहीं है,
उसको हम तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको इसके करस्पॉन्डिंग टू नाइट्रेट आयन को आपको ऐड करना पड़ेगा इन एलएचएस साइड, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, स्पेक्टेटर आयन को, इफ वी इफ वी राइट, क्या आप राइट करते हो, स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन इन एलएचएस, एलएचएस में क्या करते हो, स्पेक्टेटर आयन को ऐड कर देते हो। तो स्पेक्टेटर आयन कौन है, यहाँ पे मैं बताया था कि नाइट्रेट आयन गायब है, यानी स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर आयन क्या होना है, नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा, टू नाइट्रेट आयन, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, एलएचएस साइड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ पे टू नाइट्रेट आयन था, ऑलरेडी था, और टू नाइट्रेट आयन हमें एज स्पेक्टेटर आयन के रूप में आप क्या कर रहे हैं, इसे एलएचएस साइड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पे फोर प्रोटॉन था ही था, ठीक है। इसी तरीके से क्यूप्रिक आयन, और देखो क्यूप्रिक आयन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू नाइट्रेट आयन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस में टू NO2 और प्लस 2H2, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पे देखो कॉपर हो गया, देखो यहाँ पे हो गया फोर नाइट्रेट आयन और फोर प्रोटॉन, यानी फोर मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 आपके बनके तैयार हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक कॉपर है, क्यूप्रिक आयन है, और टू नाइट्रेट आयन है, और ये बनेगा क्यूप्रिक नाइट्रेट, इस तरीके से क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2H2। अब ये देखो जो इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन क्या बैलेंस है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या कि नहीं है। एक कॉपर एटम इधर, एक कॉपर एटम, टू नाइट्रेट, टू नाइट्रेट इधर हो गए, और यहाँ पे 2NO2 है, यानी फोर नाइट्रोजन, फोर नाइट्रोजन आपके आर्चर साइड है, तो यहाँ पे फोर नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड भी है, फोर फोर हाइड्रोजन आपके एलएचएस साइड में है। और देखो यहाँ पे एक H2 में टू हाइड्रोजन एटम है, और दो वाटर मॉलिक्यूल में कितने होंगे, दो दूनी चार, यानी चार हाइड्रोजन इधर, चार हाइड्रोजन इधर हो गए। ऐसी तरीके से ऑक्सीजन कितने हैं, चार या बारह, बारह ऑक्सीजन आपके है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके तीन दूनी छह, और छह चार दस, दस दो बारह, बारह ऑक्सीजन इधर, बारह ऑक्सीजन इधर, यानी ये आपका क्या है, बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें आयन तो है नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूले की हेल्प से इसे लिखा गया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो ये क्या है, बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी का लेक्चर हम कल से कंटिन्यू करेंगे।